द डिबेट में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध विराम कितने समय चला होगा? महीनों या हफ्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल, सिर्फ 10 घंटे। मतलब कल्पना कीजिए कि दो महाशक्तियां एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करती हैं, लेकिन दोनों ने शायद ऐसे चश्मे पहन रखे हैं जो उन्हें एक ही कागज पर दो बिल्कुल अलग शर्तें दिखा रहे हैं। हाँ, और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। मतलब आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता। सही कहा। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ वो सीज फायर, जो सच कहूं तो सूरज ढलने से पहले ही राख में बदल गया। सुबह 5 बजे इस शांति की घोषणा होती है ना? और कुछ ही घंटों बाद लेबनान की राजधानी बैरूत पर मतलब सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा भीषण एयर स्ट्राइक। 254 लोगों की जान चली जाती है, 1165 घायल होते हैं। तो आज हमारा मुख्य सवाल यही है कि ये युद्ध विराम इतनी जल्दी क्यों टूट गया। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये पूरी घटना दिखाती है कि अमेरिका अब अपने प्रमुख सहयोगी इजराइल पर नियंत्रण खो चुका है। जब एक महाशक्ति अपनी ही मध्यस्थता वाले समझौते को लागू नहीं करवा पाती, तो वो कूटनीति नहीं है, वो सामरिक लाचारी है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो ऊपरी तौर पर बिल्कुल सही लगता है। मतलब कोई भी खबर पढ़ेगा तो यही सोचेगा, लेकिन असल कहानी इसके पीछे है। अच्छा। हाँ, मैं मानती हूँ कि इस विफलता का असली कारण इजराइल की आक्रामकता नहीं है। ये सीज़फायर इसलिए नहीं टूटा क्योंकि इजराइल ने इसे नहीं माना। ये इसलिए टूटा क्योंकि ये समझौता ही एक भ्रम था। भ्रम था? मतलब आप 10 सूत्री योजना की बात कर रही हैं? बिल्कुल, वो 10 पॉइंट प्लान जो शर्तें ईरान ने रखी थीं, वे इतनी अवास्तविक थीं कि उन पर अमल होना नामुमकिन था। लेबनान के मुद्दे पर दोनों तरफ से जानबूझकर कूटनीतिक हेरफेर किया गया। मतलब मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसे डिसअपियरिंग इंक या कहें कि गायब होने वाली स्याही से लिखा गया था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सीधे उस सुबह 5 बजे के घटनाक्रम पर चलते हैं, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेबनान को शामिल करते हुए इस सीज फायर की घोषणा की। हाँ, और ट्विटर पर, मेरा मतलब है एक्स पर पोस्ट किया। बिल्कुल, और दुनिया भर में एक राहत की सांस ली गई। उन्होंने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और मार्को रूबियो को टैग करके ट्वीट किया था। और सबसे दिलचस्प बात, अमेरिका की तरफ से तुरंत कोई खंडन नहीं आया। शुरुआत में नहीं आया। लेकिन फिर क्या होता है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आता है कि हमारा हाथ अभी भी ट्रिगर पर है। हाँ, वो बयान काफी कड़ा था। और इसके तुरंत बाद ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ लेबनान के बैरूत, अलमजरा और टायरे जैसे रिहायशी इलाकों पर बमबारी शुरू कर देती है। और कारण क्या देते हैं कि हिजबुल्लाह वहां ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि वो करते भी हैं। वो एक अलग बहस है। लेकिन अब यहां हमारे सुनने वालों को लग रहा होगा कि शायद लेबनान सच में इस डील का हिस्सा नहीं था। लेकिन जरा सोचिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रात 2:30 बजे लेबनान के राष्ट्रपति से बात की और उन्होंने उन्हें समझौते का हिस्सा माना। यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे, मतलब जो अमेरिका के सबसे पक्के सहयोगी हैं, उन्होंने भी माना कि लेबनान सीज फायर में शामिल है। तो क्या पूरा पश्चिमी गुट अचानक भ्रम का शिकार हो गया था? देखिए, नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये सीधे तौर पर यह दिखाता है कि अमेरिका ने समझौता किया, लेकिन जैसे ही इजराइल ने वीटो किया, अमेरिका ने घुटने टेक दिए। वो अपनी शर्तों से पीछे हट गया। देखिए, मुझे लगता है कि हम यहाँ भ्रम और जानबूझकर रची गई साजिश के बीच के फर्क को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप मैक्रो और यूके का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि फ्रांस और यूके की विदेश नीति हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिका और इजराइल से काफी अलग रही है? हाँ, वो तो है। उनका रुख थोड़ा नरम रहा है, ऐतिहासिक रूप से। बिल्कुल। और लेबनान इस मामले में कोई साधारण देश नहीं है। मतलब जब हम लेबनान की बात करते हैं तो हम वास्तव में हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, जो कि ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है। और प्रॉक्सी नेटवर्क का सीधा सा मतलब है कि ईरान खुद लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर हमले करवाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि लेबनान इस सीज फायर में शामिल नहीं है। पर वो तो उन्होंने हमले के बाद कहा ना। नहीं, उनका स्टैंड पहले से क्लियर था। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल का एक स्पष्ट रेड लाइन था।
कि हिजबुल्लाह को फिर से हथियार जुटाने का मौका किसी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। तो फिर ड्राफ्ट में लेबनान का नाम कैसे आया? वही तो पेच है। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर लेबनान का नाम जानबूझकर इस ड्राफ्ट में डाला और उसे पब्लिक कर दिया ताकि जब इजराइल हिजबुल्लाह पर अपनी पहले से तय स्ट्राइक करे तो ईरान दुनिया के सामने अमेरिका को झूठा और लाचार साबित कर सके। मतलब आप इसे पूरी तरह से एक साजिश मानती हैं? 100%। ये अमेरिका की लाचारी नहीं थी, ये ईरान का एक PR ट्रैप था, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। ये PR ट्रैप वाली बात दिलचस्प तो है, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ी तार्किक खामी नजर आती है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर ये सिर्फ ईरान का फैलाया हुआ भ्रम था, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस को सार्वजनिक रूप से ये क्यों कहना पड़ा कि सोशल मीडिया पर जो ड्राफ्ट वायरल हो रहा है वो ऐसा लगता है जैसे ChatGPT ने लिखा हो? क्योंकि वो ड्राफ्ट बेतुका था। एक सेकंड, अगर अमेरिका का रुख इतना ही साफ था तो व्हाइट हाउस में इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई थी? चलिए, आपकी बात मान भी लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 सूत्रीय योजना का वो जो 10वां बिंदु था जिसमें लेबनान का जिक्र था, वो असली ड्राफ्ट में नहीं था। हाँ, जिसे UNSC से पास करवाया जाना था। बिल्कुल, मान लिया कि वो नहीं था, लेकिन बाकी 9 बिंदुओं का क्या? उन 9 शर्तों को तो खुद ट्रंप और वेंस ने देखा था ना? बिल्कुल देखा था। और उन 9 बिंदुओं पर ही तो हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि वही साबित करते हैं कि ये समझौता शुरू से ही एक मजाक था। मजाक कैसे? कूटनीतिक मांगे थी वो। आप उन मांगों को दीजिए। ईरान क्या चाहता था? वो चाहता था कि उसे यूरेनियम संवर्धन या यूरेनियम एनरिचमेंट की खुली छूट मिले। मतलब समझ रहे हैं आप, वो बिना किसी रोक-टोक के परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच सके। और दूसरी मांग कि सभी प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंध हटा लिए जाएं। हाँ, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए इन सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब थोड़ा और स्पष्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है यही वो पेंच है जिसे समझना सबसे जरूरी है इस डील में। बिल्कुल, मैं समझाती हूँ। देखिए, प्राइमरी सैंक्शंस का मतलब तो सीधा है कि अमेरिका की कोई भी कंपनी या नागरिक ईरान के साथ व्यापार नहीं करेगा। सही। इससे ईरान को नुकसान होता है, लेकिन वो फिर भी यूरोप या एशिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी सैंक्शंस होते हैं वो एक बिल्कुल अलग और खतरनाक हथियार हैं। बहुत पावरफुल टूल है वो अमेरिका का। $1 का भी बिजनेस करती है तो अमेरिका उसे अपने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर फेंक देगा। पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट। हाँ, और इसी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था आज घुटनों पर है। अब सोचिए, ईरान मांग कर रहा था कि रातों रात ये सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएं, अमेरिका पूरे मध्य पूर्व से अपनी सेना वापस बुला ले और ईरान को हुए हर आर्थिक नुकसान का मुआवजा दे। क्या दुनिया का कोई भी देश, खासकर अमेरिका, ऐसी आत्मघाती शर्तों को मान सकता है? कूटनीति में इसे बार्गेनिंग चिप कहते हैं। हाँ, ज्यादा मांगो ताकि थोड़ा तो मिले। हाँ, बिल्कुल। आप शुरुआत में चांद मांगते हैं ताकि सौदेबाजी के बाद आपको कम से कम छत मिल सके। ईरान ने ये बेतुकी मांगे रखी और फिर अपने घरेलू समर्थकों को खुश करने के लिए इसे न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN में लीक करवा दिया। तो आपके हिसाब से वेंस का वो ChatGPT वाला कमेंट सही था? 100%। इसीलिए ट्रंप को इसे फेक न्यूज कहना पड़ा। देखिए, समझौता इसलिए नहीं टूटा क्योंकि इजराइल ने बम गिराए, बल्कि इसलिए टूटा क्योंकि इन 9 शर्तों पर कभी कोई सहमति बन ही नहीं सकती थी। लेकिन देखिए, अगर उन शर्तों पर कोई सहमति थी ही नहीं, तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए इस बातचीत को आगे ही क्यों बढ़ाया? मतलब अगर मांगे इतनी ही बेतुकी थीं, तो आप पहले दिन ही कह देते कि ये बातचीत का आधार नहीं हो सकता। कूटनीति में बातचीत के दरवाजे इतनी जल्दी बंद नहीं किए जाते। लेकिन इसके बजाय अमेरिका ने इसे चलने दिया, और जब इजराइल ने 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक करके बैरूत को मलबे में बदल दिया, तब अमेरिका को अपनी इज्जत बचाने के लिए यह कहना पड़ा कि अरे, लेबनान तो डील में था ही नहीं। मुझे लगता है आप घटनाक्रम को गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। नहीं, मैं आपको कूटनीति के एक और पहलू की तरफ ले जाना चाहता हूं। टाइमलाइन देखिए, दोपहर 3:44 पर खबर आती है कि ईरान के लेवान द्वीप पर स्थित ऑयल रिफाइनरी पर एक अज्ञात हमला हुआ है। हाँ, लेवान आइलैंड वाला हमला। अब सोचिए, लेबनान पर इजराइल के हमले और लेवान द्वीप पर इस अज्ञात हमले के बाद ईरान ने क्या किया? उसने मिसाइलें दागी। हाँ, लेकिन किस पर?
उसने इजराइल पर मिसाइलें नहीं डाली, उसने सीधे कुवैत और यूएई पर हमला कर दिया। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां मेरा तर्क पूरी तरह से साबित होता है। कैसे? आप ही सोचिए, अगर लेबनान समझौते का मुख्य हिस्सा था और इजराइल ने सीज फायर तोड़ा था, तो ईरान को सीधे इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कुवैत और यूएई को निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि ईरान को भी पता था कि इजराइल ने जो किया वो उसकी अपनी सुरक्षा नीति का हिस्सा था। मतलब आप कह रही हैं ईरान को पहले से पता था? बिल्कुल। सीज फायर में लेबनान का मुद्दा सिर्फ एक कूटनीतिक पर्दा था। ईरान ने यूएई और कुवैत पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो अमेरिका को ये संदेश देना चाहता था कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे अरब सहयोगियों को अस्थिर कर देंगे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दोनों पक्ष केवल अपनी भू-राजनीतिक बिसात बिछा रहे थे। शांति स्थापित करने का उनका कभी कोई इरादा था ही नहीं। जरा रुकिए, ईरान का कुवैत और यूएई पर हमला करना कोई भ्रम नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे कॉस्ट इम्पोजिशन यानी कीमत वसूलने की रणनीति है। कीमत वसूलना मतलब ब्लैकमेल करना? आप इसे जो भी कहें, कुवैत और यूएई में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने हैं। ईरान अमेरिका से कह रहा है कि देखिए, अगर तुम अपने इस सहयोगी को नियंत्रित नहीं कर सकते, मतलब इजराइल को? हाँ, इजराइल को, जो बैरूत में नागरिकों पर बम बरसा रहा है, तो हम तुम्हारे उन सहयोगियों को जला देंगे जो हमारे पड़ोस में हैं। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी ना। हाँ, उन्होंने हॉर्मुज़ का मुद्दा भी उठाया। बिल्कुल। जैसे ही युद्ध विराम टूटा, ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसको बंद करने का ऐलान कर दिया। अब हमारे श्रोताओं के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हॉर्मुज़ कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है। सही कहा। ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से दुनिया भर का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो रातों रात दुनिया के शेयर बाजार क्रैश कर सकते हैं, ऊर्जा का भयानक संकट आ सकता है। ईरान ने ये कदम उठाकर दिखा दिया कि उसके पास अमेरिका और दुनिया को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की ताकत है। देखिए, मैं सहमत हूं कि हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा। लेकिन आप इसे ईरान की ताकत के रूप में देख रहे हैं। तो और क्या है ये? जबकि मैं इसे ईरान की घबराहट और डेस्परेशन के रूप में देखती हूँ। घबराहट कैसे? ये तो सीधा ब्लैकमेल है जो काम कर रहा है। ब्लैकमेल तब काम करता है जब आप इसे नियंत्रण में रखते हुए इस्तेमाल करें। सोचिए, जब सिर्फ 10 घंटे में लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क यानी हिजबुल्लाह पर 100 स्ट्राइक्स हो गईं और ईरान कुछ नहीं कर पाया, तो उसे अपने घरेलू मोर्चे पर और पूरे मध्य पूर्व में फैले अपने लड़ाकों को यह दिखाना था कि देखो, हम अभी भी ताकतवर हैं। अच्छा, तो ये एक दिखावा था? बिल्कुल। हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी देना और अरब देशों पर मिसाइलें दागना, ये एक पैनिक बटन दबाने जैसा था। और आप कह रहे हैं कि अमेरिका लाचार है? हाँ, मैं तो यही मानता हूँ। अगर अमेरिका लाचार होता तो इस्लामाबाद में जेडी वैंस या उनके प्रतिनिधि ईरानी अधिकारियों के साथ दोबारा बातचीत की मेज पर क्यों लौट रहे होते? वो तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। नहीं, सच्चाई ये है कि ये सीज फायर वास्तव में एक सीज फायर था ही नहीं। ये सिर्फ ये टटोलने की कोशिश थी कि दूसरा पक्ष कितनी जल्दी झुकता है। लेकिन उस टटोलने की कोशिश का नतीजा क्या हुआ? व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आपको? हाँ, मैंने देखी थी वो। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ईरान ने हुर्मुज़ बंद कर दिया है और इजराइल 254 लोगों की जान ले चुका है, तो अमेरिका का अगला कदम क्या है, वो पोडियम पर पूरी तरह से निःशब्द दिखाई दी। वो निःशब्द नहीं थी, वो बस वो एक सीधा जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने बस रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया कि इजराइल हमारा प्रमुख सहयोगी है। जब एक अमेरिकी प्रेस सचिव के पास दुनिया के सबसे गंभीर संकट पर बोलने के लिए शब्द ना हो, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वॉशिंगटन में नीतियां तय नहीं हो रही हैं। तो आपके हिसाब से नीतियां कहाँ तय हो रही हैं? फैसले तेल अवीव में हो रहे हैं और वॉशिंगटन बस डैमेज कंट्रोल कर रहा है। इजराइल ने तय किया कि वो लेबनान पर हमला करेगा और अमेरिका को अपने ही बनाए सीज फायर को खारिज करना पड़ा। अगर ये लाचारी नहीं है तो क्या है? देखिए, मुझे लगता है आप प्रेस सचिव के उस असमंजस को अमेरिका की कूटनीतिक हार मान रहे हैं, जबकि वो सिर्फ एक पीआर विफलता थी, कम्युनिकेशन फेलियर। पीआर विफलता?
इतने बड़े मंच पर? हाँ, क्योंकि कूटनीति में हमेशा एक पब्लिक पोजीशनिंग होती है, मतलब दुनिया को क्या बताया जा रहा है, और एक प्राइवेट रियलिटी होती है कि बंद कमरों में क्या हो रहा है। अमेरिका ये कभी सार्वजनिक रूप से नहीं मान सकता कि वो ईरान के दबाव में है, और ना ही वो दुनिया के सामने ये कह सकता है कि इजराइल उसकी बात नहीं सुन रहा है। तो प्राइवेट रियलिटी क्या है आपके हिसाब से? जो प्राइवेट रियलिटी है वो ये है कि अमेरिका हिजबुल्लाह को खत्म करने के इजराइल के लक्ष्य से पूरी तरह सहमत है। बस अमेरिका का तरीका अलग है। वो चाहता है कि ये काम बिना किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध को भड़काए हो जाए, जो कि हो नहीं रहा है। इसलिए जब इजराइल ने अपनी स्ट्राइक की तो वो अमेरिका की नीतियों के खिलाफ नहीं था, बल्कि अमेरिका के कूटनीतिक टाइम टेबल के खिलाफ था। हाँ, और इसी वजह से प्रेस सचिव जवाब नहीं दे पाई, नीतियों के अभाव के कारण नहीं, बल्कि टाइमिंग की उस गड़बड़ी के कारण। खैर, लेकिन इस पूरी पब्लिक पोजीशनिंग और प्राइवेट रियलिटी के खेल में हम उन 254 लोगों को भूल रहे हैं जो इस 10 घंटे के नाटक की भेंट चढ़ गए। हाँ, वो मानवीय त्रासदी तो है ही। बिल्कुल। जब हम इस तरह के खोखले समझौते करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस जैसी वैश्विक संस्थाओं की क्या भूमिका रह जाती है? यूनिसेफ और यूएन के प्रवक्ता बस ये बयान देकर रह गए कि नागरिक इस हमले का खामियाजा भुगत रहे हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई ताकत नहीं है। जब क्षेत्र की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति इजराइल को आप किसी समझौते के लिए भरोसे में नहीं लेते और केवल पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान के साथ कागज पर हस्ताक्षर कर लेते हैं, तो वो कागज का टुकड़ा खून से सनने के लिए ही बना होता है। बहुत ही कड़े शब्द हैं आपके। पर सच यही है, इस्लामाबाद में जो कूटनीति अब चल रही है वो भी पूरी तरह से निरर्थक है। खबर है कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान गया, लेकिन एम्बेसी से वो खबर तुरंत डिलीट भी कर दी गई। हाँ, वो ट्वीट डिलीट हुआ था। दोनों पक्षों में इतना गहरा अविश्वास है कि वे एक साधारण मीटिंग को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अविश्वास की खाई बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ एक और तंत्र को समझना होगा जिसे हम कूटनीति में फेस सेविंग कहते हैं। फेस सेविंग यानी इज्जत बचाना। बिल्कुल। जब भी कूटनीति विफल होती है तो दोनों पक्ष इस तरह से व्यवहार करते हैं कि हार दूसरे की लगे। इस्लामाबाद की मीटिंग की खबर का आना और फिर डिलीट हो जाना कोई साधारण भूल नहीं है। तो क्या है? ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अभी भी कूटनीति कर रहा है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि उसके जो कट्टरपंथी समर्थक हैं वो उसे अमेरिका के सामने झुकता हुआ देखें। और इसी तरह अमेरिका भी दिखाना चाहता है कि वो युद्ध टालने की कोशिश कर रहा है, बिना ये माने कि उसने ईरान की कोई शर्त मानी है। दोनों तरफ का नाटक। हाँ, ये सीज फायर इसलिए नहीं टूटा क्योंकि ये कागज का टुकड़ा था। ये इसलिए टूटा क्योंकि ये एक ऐसा पुल था जिसे जानबूझकर बिना पिलर के बनाया गया था। ईरान ने अवास्तविक शर्तें रखी, लेबनान का भ्रम पैदा किया, और जैसे ही इजराइल ने अपनी स्वाभाविक सैन्य प्रतिक्रिया दी, ईरान ने उसे अमेरिका की विफलता बताकर हुर्मुज पर अपना दांव खेल दिया। सीधी सी बात है। तो आइए हम अपने इस पूरे विमर्श को समेटने का प्रयास करते हैं। हमारी इस चर्चा से जो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आता है वो ये है कि आधुनिक भू राजनीति में अमेरिका का जो एकाधिकार हुआ करता था, जो मोनोपोली थी, वो अब दरक चकी है। ये एक नजरिया हो सकता है। मेरी दृष्टि में ये 10 घंटे का युद्धोविराम वैश्विक कूटनीति में अमेरिका के सिमटते प्रभाव और इजराइल के पूरी तरह से बेलगाम सैन्य रुख को रेखांकित करता है। जब आप एक ऐसा सीजफायर बनाते हैं जिसका स्वागत स्वयं अमेरिका कर रहा हो, लेकिन जो अगले ही पल 100 एयर स्ट्राइक्स को रोकने में नाकाम रहे, तो वो सिर्फ एक खोखला कूटनीतिक दिखावा है। अमेरिका अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया है, जहां उसे अपने सहयोगी की आक्रामकता को उचित ठहराने के लिए अपनी ही तय की गई शर्तों को फेक न्यूज बताना पड़ रहा है। और मैं अपने निष्कर्ष में यही कहूंगी कि ये केवल इजराइल की मनमानी की कहानी नहीं है। ये विफलता वास्तव में महाशक्तियों द्वारा अस्पष्ट शर्तों के सहारे किए गए कूटनीतिक दिखावे का स्वाभाविक परिणाम है। मतलब एक 10 सूत्रीय योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से पूर्ण आत्मसमर्पण और प्रतिबंधों को रातों रात हटाने की मांग करती हो, वो कभी लागू हो ही नहीं सकती थी। ये बात तो है। लेबनान के दर्जे पर जो भ्रम पैदा किया गया और जिस तरह लवान द्वीप की घटना के तुरंत बाद ईरान ने
इजराइल के बजाय कुवैत और यूएई पर मिसाइलें दागीं, वो साबित करता है कि कोई भी पक्ष वास्तव में शांति नहीं चाहता था। बिना बुनियादी मतभेदों को सुलझाए किए गए ऐसे जो क्विक फिक्स समझौते होते हैं ना, वो शुरू होने से पहले ही मृत पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा से हमारे श्रोताओं के लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे या सबक सामने आता है वो बहुत गहरा है। शायद हमें ये मानना होगा कि आधुनिक प्रॉक्सी युद्धों में इस तरह के युद्ध विराम शांति स्थापित करने के लिए डिजाइन ही नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये युद्ध विराम ऐसे जाल होते हैं जिन्हें इसलिए बिछाया जाता है ताकि जब अगला हमला हो तो उसका पूरा दोष सामने वाले के सिर मढ़ा जा सके। सही कहा। कूटनीति अब शांति का उपकरण नहीं बल्कि युद्ध का ही एक विस्तार बन चुकी है। सोचने वाली बात है। विचार करते रहिए। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।